हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक करना है, शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा ताकि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। बात करते हैं जीएसएससी लेडी सुपरवाइज़र का जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी सब्जेक्ट। साइकोलॉजी जो भी रखे हैं उसके टॉप 20 एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्ज़ाम में आपका बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो अंत तक आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बना कर रखिएगा। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस को यदि आप लोगों को मालूम है आंसर, तो नीचे दिए कमेंट पर आपका जवाब देना है, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग का तैयारी जो है किस टाइप का हुआ है, कहाँ दिक्कत है। क्लियर है? तो चलिए, सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन पर, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है? साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? आत्मा का ज्ञान, मानसिक ज्ञान, शरीर विज्ञान, तांत्रिक तंत्र। यदि आंसर मालूम है तो फटाफट आप लोग लिखिए आंसर कमेंट में। तो देखिए, साइकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब कैसे आत्मा का ज्ञान होता है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजी शब्द जो होता है बेसिकली ये अंग्रेजी शब्द के दो शब्द से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसको हम लैटिन शब्द बोल सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है साइकी, ठीक है, और प्लस होता है लोगस। क्या होता है? लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, ठीक है, और लोगस मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन या ज्ञान, ठीक है। तो साइकोलॉजी जो होता है वो दो शब्द से, लैटिन के दो शब्द से मिलकर बना होता है। साइकी मतलब होता है आत्मा और लोगस मतलब होता है अध्ययन या ज्ञान बोल सकते हैं, ठीक है। दैट इज आत्माओं का अध्ययन या आत्माओं का विज्ञान को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हम हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। क्या वो कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कि सभी को क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए, इसको तो मनोविज्ञान कहते हैं। थोड़ा सा मनोविज्ञान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मनोविज्ञान से जो हम लोग स्टडी करते हैं, मनोविज्ञान जैसे हम लोग मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग को क्या बेनिफिट मिलता है। अब हम बात करेंगे कि सर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ सीख मिलता है। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोगों को कैलकुलेशन के बारे में जानकारी मिलता है, फिजिक्स में हम लोग इस ब्रह्मांड के साथ साथ साइंटिफिकल रिसर्च के बारे में ज्ञान मिलता है, केमिस्ट्री में सारे फार्मूला किस प्रकार से रिएक्शन करता है इसके बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। साइकोलॉजी में समाज के जो रहने वाले तथ्य और उसके बारे में जानकारी मिलता है। तो इसी प्रकार से साइकोलॉजी में होता है, मनोविज्ञान में, इसमें क्या होता है कि इसे पढ़ने से क्या होता है कि हम किसी भी छात्र के मानविक भावनाओं, व्यवहार, ठीक है, उसका व्यवहारिक कैसा है, ठीक है, और उसकी प्रक्रियाओं को समझने में हमें मदद मिलती है, ठीक है। तो इसलिए जो है साइकोलॉजी क्या करते हैं? साइकोलॉजी का स्टडी किया जाता है। ऐसे में तो कई तरह से स्टडी होता है कि उसे वो जो कितना सोच पाता है, उसके मेंटल दिमाग में किस प्रकार से जो स्टेज है
वो किस प्रकार का स्टेज बना हुआ है, तनाव किस प्रकार से बना हुआ है, टेंशन किस प्रकार से है, तो उसको सोचने में भी, हम किसी व्यक्ति को सोचने में भी जो है मनोविज्ञान साइकोलॉजी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो चुका होगा सभी को। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। कथन है, किसका कथन है? मनोविज्ञान जो होता है एक व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, साइकोलॉजी जो होता है बिहेवियर्स ऑफ साइंस। यह स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए पहले, क्या है? विलियम मैकडूगल का, वाटसन का, जीन पियाजे का और वुड्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का एक अध्ययन होता है। ये किसने कहा था? यह कहा था विलियम मैकडूगल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वाटसन का एक स्टेटमेंट था, सभी को पता होगा। वाटसन का एक स्टेटमेंट था, आप लोगों को पता होगा। उन्होंने कहा था कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत उन्होंने दिया था। ठीक है, क्या दिया था? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। यदि आपसे पूछा जाएगा कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, तो वाटसन ने दिया था। जीन पियाजे क्या दिया था? जीन पियाजे ने ऐसे में तो भाषा के बारे में बताया था। ठीक है, और इसके साथ साथ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और उसने विकास के 4 मुख्य अवस्थाओं के बारे में बताया था, जैसे समृद्धि पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ठोस सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब आता है वुड। ठीक है, अब वुड में क्या आता है? वुड मतलब होता है, वो लकड़ी वाला नहीं सोचना। ठीक है, ये एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, उन्होंने बताया था कि समृद्ध परस्पर जो होता है क्रियाओं के अनुसार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने अपने स्टेटमेंट सभी मनोविज्ञान ने दिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्राणी तंत्रीय समस्याओं, विकारों का उपचार किया जाता है। प्राणी तंत्रीय समस्याओं या विकारों का उपचार किया जाता है न्यूरोलॉजिकल परीक्षण द्वारा, न्यूरोलॉजी द्वारा, न्यूरोसाइकोलॉजी द्वारा, बी और सी दोनों। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, न्यूरोलॉजी एक टेस्ट होता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होता है। ये जो होता है मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। क्या होता है? मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। ठीक है, न्यूरोलॉजी ये जो है, ये दोनों क्या है, न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोलॉजी एक अध्ययन होता है जो स्टडी हम लोग करते हैं। ठीक है, स्टडी पहले करते हैं कि क्या फॉल्ट है। ठीक है, मस्तिष्क में, और उसके तत्पश्चात जो होता है न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होता है। लेकिन हम लोग जब स्टडी करते हैं, उसका उपचार करते हैं, तो न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजी द्वारा करते हैं। तो इसका मतलब बी भी हो जाएगा और सी भी होगा। इसका मतलब आंसर जो होगा यहाँ पर बी और सी दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अधिगम का सामान्य अर्थ क्या है? अधिगम मतलब क्या होता है? अधिगम होता है लर्निंग। ठीक है, जैसे आप सीख रहे हैं कोई भी चीज़, और सीखना तो आपको पता होगा, सिर्फ आप स्कूल, घर, परिवार से ही नहीं सीख सकते। आप सीख तो कहीं भी सीख सकते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अधिगम का सामान्य अर्थ क्या है? सिंपल सा एक मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या है? वातावरण से स्वयं का समायोजन। ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय में नामांकन, पारिवारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग को मालूम है तो फटाफट दीजिए। सिंपल सा आंसर होगा अधिगम का सामान्य अर्थ। हमने कहा था, हमने अभी कहा कि अधिगम जो होता है, लर्निंग जो होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है सिर्फ आप परिवार से ही सीखेंगे। ठीक है,
तो इसलिए पारिवारिक शिक्षा सिर्फ नहीं होगा, इसलिए हटा देते हैं इसको ऑप्शन को। ठीक है, विद्यालय में नामांकन करने से आप विद्यालय जाएंगे तो सिर्फ विद्यालय में ही नहीं सीखेंगे, किसी स्कूल में ही आप नहीं सीखेंगे, आप तो कहीं भी सीख सकते हैं ना, अभी हम बात किए, तो इसको भी हटा दीजिए। औपचारिक शिक्षा होता है इनफॉर्मली, ठीक है, इनफॉर्मली शिक्षा, ठीक है, इनफॉर्मली शिक्षा थ्रू से भी आप नहीं सीख सकते। ठीक है, मतलब आपसे घर के बाहर भी आप नहीं सीखते, आप कहीं भी सीख सकते हैं, घर में भी सीख सकते हैं, बाहर भी सीख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ सीख सकते हैं। ठीक है, जहाँ आपको लगे, जहाँ कुछ भी देखें आप ऑब्जर्व कर लिए, फिर कहीं ना कहीं उसके बारे में आप सोचने लगे। इसका मतलब वातावरण से स्वयं का समायोजन करना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है, थोड़ा सा आप अच्छी तरह से मेहनत कीजिएगा, क्वेश्चंस को अच्छी तरह से वहाँ एग्ज़ाम में अटेंड कीजिएगा। तो आई होप, हमें उम्मीद है कि आप जो है बेटर स्कोर करेंगे। ठीक है, और आपका रिजल्ट भी जो होगा बहुत अच्छा होगा, JSSC जो लेडी सुपरवाइजर का एग्ज़ाम होगा तो। ठीक है, क्योंकि सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम होगा, पेपर भले 3 रहेगा, बट आपका जो एक ही स्टेज में एग्ज़ाम होगा, क्वालिफाई कर जाएंगे आप। ठीक है, अच्छा पोस्ट भी है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन प्राणी तंत्र की समस्या है? ठीक है, प्राणी तंत्र की समस्या है पक्षपात, मांसपेशियों में कमजोरी, संवेदना की हानि और उपयुक्त सभी। प्राणी तंत्र मतलब सोच जाता है, एक होता है तांत्रिका तंत्र है, एक होता है प्राणी तंत्र। ठीक है, प्राण से जो जुड़ा रहता है उसे हम कहते हैं प्राणी तंत्र। ठीक है, तो ये पक्षपात की समस्या हो सकती है। ठीक है, मांसपेशियाँ आपका कमजोर भी हो सकती हैं, और संवेदना जो हानि होती है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि प्राणी तंत्रीय विकारों का मूल्यांकन किया जाता है न्यूरोलॉजिकल परीक्षण द्वारा। विकारों का सिर्फ मूल्यांकन करना है। ठीक है, ऑब्जर्व, समझ में आ रहा है? मूल्यांकन सिर्फ करना, ध्यान रखिएगा, आपको ये नहीं करना है, उपचार नहीं करना है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल द्वारा, साइकोलॉजिकल द्वारा, इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजी हमने बताया था कि इसमें स्टडी किया जाता है कि क्या दिक्कत है उपचार के लिए। ठीक है, बट टेस्ट किस में होता है? इसमें टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि सेरीकल्चर या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, मधुपालन जो कहते हैं, मछली पालन या मत्स्य पालन, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? छिपकलियों का अध्ययन क्या कहते हैं? ठीक है, झाड़ियों, पेड़ पौधे, झाड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? इसी प्रकार से है साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल एक प्रकार के स्टडी करते हैं उसके उपचार के लिए, और न्यूरोलॉजिकल जो टेस्ट होता है वो आपका इवोल्यूशन होता है। टोटली ये डिपेंड करता है मूल्यांकन पर। तो ये तीनों जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि इनमें से कौन सा सम्मिलित है। ठीक है, सम्मिलित मतलब इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से ऑप्शन है कि अप्रेक्सिया जो होता है कार्मिक रोग होता है। क्या अप्रेक्सिया कार्मिक रोग होता है? तो आप बोलिएगा सर बिल्कुल सही है, अप्रेक्सिया एक कार्मिक रोग होता है, क्योंकि ये लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये भी सही है। एनेक्सिया जो होता है पहचान की समस्या होता है, पहचान नहीं पाता है। ठीक है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो ये भी आपका समय सही है। एक होता है बचाघात, बचाघात मतलब होता है वचन यानी भाषा को वो समझ नहीं पाता है अच्छी तरह से। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिसफेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को बचाघात को इंग्लिश में बोलते हैं DYSPHA डिस्पेसिया। इसको याद रखिएगा, डिस्पेसिया कहते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भाषा से संबंधित विकार को नहीं समझ पाता। अप्रेक्सिया क्या होता है? अप्रेक्सिया बोलते हैं कर्मिक रोग। ठीक है, अप्रेक्सिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, जैसे पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है, जैसे बच्चा को वाच को साव पढ़ लेता है, स्मॉल बी को वो डी समझता है। ठीक है, तो ये डिसलेक्सिया होता है। डिस्ग्राफिया यदि आपसे पूछा जाए तो ये भी आपका लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, जैसे लिखने में कठिनाई हो रहा है, कोई भी चीज़ है, छात्र स्टूडेंट कह रहे हैं
तो वो कोई शिक्षक यदि कह रहे हैं या कोई भी माता पिता या कोई भी आप कह रहे हैं तो उसको जो है उस बच्चे को यदि डिस्लेक्सिया है, डिसग्राफिया है, तो वो लिखने में आपका जो है कहीं ना कहीं कठिनाई होगा। ठीक है, ये सारी रूप से ये अक्षम होता है। ठीक है। एनेक्सिया जिसमें होता है पहचानने में समस्या, वो पहचान नहीं पाता है। ठीक है, तो ये भी जो होता है, एक होता है डिस्थर्मिया जिसे तमाम से संबंधित होता है, और है डिसमॉर्फिया मतलब होता है भ्रमिक वाली स्थिति। ठीक है, डिस्फेजिया बोलने या भाषा संबंधित, जैसे अभी आप बताएं, उसी को दूसरा नाम है बाचाघात। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, सभी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो जितना भी हमने बताया अभी तो उसको सारा चीज़ जो है आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस इधर से आपका कहीं नहीं पूछेगा। ठीक है, न रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मस्तिष्क निम्न में से किससे जानकारी प्राप्त कर शरीर के अन्य भागों को प्रेषित करता है? तो न्यूरॉन बिल्कुल सही है, सिक्रोटोन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधित है, केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र होता है वो संबंधित होता है मस्तिष्क से, रीढ़ से, दोनों से, केवल बी से। देखिए, केंद्रिक जो होता है यानी सेंटर में जो आपका तांत्रिका तंत्र होता है सिर्फ रीढ़ से संबंधित नहीं होता है, वो मस्तिष्क से भी संबंधित होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, मस्तिष्क भी हो जाएगा और रीढ़ भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बहुत ए एंड बी। ठीक है, बहुत क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि तांत्रिका तंत्र संबंधी समस्या का उपचार हेतु आवश्यक है नियमित व्यायाम से। ठीक है, तांत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम यदि आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपका नियमित व्यायाम से सही होगा, नींद से भी सही होगा, धूप सेवन से भी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 10th ना, क्वेश्चन नंबर 11th चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि प्राणी तंत्र समस्या विकारों का उपचार किया जाता है न्यूरोलॉजिकल परीक्षण द्वारा। उपचार सिर्फ करना है, ठीक है, मूल्यांकन नहीं करना है, तो न्यूरोलॉजिकल परीक्षण द्वारा ही कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत है। ठीक है, नहीं, एक मिनट, उपचार करना है सिर्फ, ये उपचार करता है, ये तो आपको टेस्ट सिर्फ करता है। ठीक है, लेकिन ये सब स्टडी करके क्या करता है, उपचार करता है, उपचार करता है। ठीक है, ये सिर्फ टेस्ट करता है। ठीक है, ये दोनों जो है ये चीज़ स्टडी करता है, किस स्टडी करता है कि क्या मामला है और उसका उपचार करता है। ठीक है, तो बी और सी सही होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत कहा जाता है। अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत कहा जाता है क्रिया प्रस्तुति अनुबंध सिद्धांत को, अनुकूलन सिद्धांत को, या साधारणात्मक सिद्धांत को, या उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। क्वेश्चन क्या है, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत कहा जाता है, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत कहा जाता है। ये सबसे पहले आपको जान लीजिए कि अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत दिया था वाटसन ने दिया था। किसने दिया था, वाटसन ने दिया था। क्लियर, तो इसको हम और क्या कर सकते हैं, क्रिया, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं और दूसरा। ठीक है, तो अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक प्रस्तुति अनुसंधान सिद्धांत, नहीं, इसे हम कहा जाते हैं अनुकूलन सिद्धांत। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अनुकूलन सिद्धांत। क्रिया प्रस्तुति सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था स्किनर ने। क्या दिया था, स्किनर ने। यदि आपसे पूछा जाए किसने दिया था, तो स्किनर दिया था, क्रिया प्रस्तुति अनुसंधान सिद्धांत स्किनर ने दिया था। ठीक है, संबंध प्रतिक्रिया संघात्मक सिद्धांत एक होता है, एक संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत जो पावलक ने दिया था। तो सारा चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डार्विन की वह रचना जिसने यह स्थापित किया कि मनुष्य एवं पशु में केवल विकास की मात्रा का भेद होता है। ठीक है, विकास की मात्रा का ही सिर्फ भेद होता है। ठीक है, डार्विन का यह रचना है, कौन सा रचना है, किसमें यह स्थापित किया गया था, किसमें ये उल्लेख किया गया है, कौन सा रचना में, कि वो मनुष्य और पशु में केवल जो है विकास की मात्रा में ही क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी बात करेंगे हम
कि विकास क्या होता है यानी डेवलपमेंट क्या होता है और वृद्धि क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। बट इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डिसेंट ऑफ मैन, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डिसेंट ऑफ मैन, दोनों में दोनों। तो मनुष्य और भाषा में केवल विकास की मात्रा में ही भेद होता है, तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में ही आपका उल्लेख मिलता है ये। ठीक है, और डिसेंट ऑफ मैन में मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट इसका। ठीक है, अब बात करते हैं, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। तो देखिए ग्रोथ क्या होता है, ये जीन पर डिपेंड करता है, बट डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल पर यानी अनुवंशिकता और वातावरण पर निर्भर करता है विकास का। आपका इन्वायरमेंटल कैसा है, आपका जो आगे की जो पीढ़ी है उसका किस प्रकार से जो है आपका विकास हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ग्रोथ का आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये एक्सटर्नल होता है। ठीक है, बट आपको जो डेवलपमेंट होगा वो आपका एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल भी होता है। ठीक है, ग्रोथ में हम लोग, ग्रोथ मतलब वृद्धि में हमें मात्रात्मक का ये आपको मालूम चलेगा, बट विकासात्मक में परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होगा। यह दर पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से ग्रोथ हो रहा है इसके दर पर, और ये विकास के दर पर डिपेंड करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य और पशु में केवल विकास की मात्रा में ही आपका भेद होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज रचना में लिखा गया है और डिस्टेंस ऑफ मैन में लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, इनमें से कौन सा सम्मिलित है, अभी बात किया हम, अपेक्षिया हो गया, कर्मिक रोग हो गया, ऑप्शन बस सही है। इनमें एशिया जो होता है पहचान नहीं सकता है। ठीक है, कि कौन सा लेटर क्या लिखा हुआ है। वाच्याघात को हम क्या कहते हैं, अभी हम डिस्कस किए हैं। वाच्याघात को हम बोलते हैं कि डिस्फेक्सिया कहते हैं। किसको बोलते हैं, DYSPHASIA, डिस्फेक्सिया कहते हैं, जिससे वो भाषा को संबंधित विकार होता है भाषा। ठीक है, वह समझ नहीं पाता है या बोलने में भी उसको दिक्कत होता है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, इसको वाच्याघात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तो अभी टाइपिंग शायद मिस्टेक हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मस्तिष्क निम्न में से किससे जानकारी प्राप्त कर शरीर के अन्य भागों में प्रेषित करता है। ठीक है, जानकारी को इकट्ठा करता है। ठीक है, और अन्य भागों में वो क्या करता है, प्रेषित कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इनमें से कौन सा सम्मिलित है, अभी बात की है, सही हो जाएगा। रिपीटेड हो गया क्या क्वेश्चन, आप लोग देखना चाहिए, इसको टाइप किए हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन में सम्मिलित है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन में सम्मिलित है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है। तो अध्ययन से, अभिप्रेरणा से, स्मरण से, उपयुक्त में से सभी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन में ये सम्मिलित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका अधिगम से होगा, अभिप्रेरणा से होगा, स्मरण से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अभी अधिगम क्या होता है आप लोगों को पता है, अधिगम मतलब होता है लर्निंग, जिससे आप भाषा को सीख किस प्रकार से रहे हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिस प्रकार से आपका इन्वायरमेंटल होगा वहीं से आप जो है भाषा को सीख पाएंगे, तो किसी भी रूप होगा। मोटिवेट दो तरह का होगा, इंटरनल होगा, एक्सटर्नल मोटिवेट होगा। ठीक है, अभिप्रेरणा आपको दो प्रकार का होगा। अभिप्रेरणा क्या होता है, एक इंटरनल होता है जो आप आंतरिक से सोच सकते हैं, एक होता है बाहरी जो आप दिखावट करते हैं। ठीक है, कि हम मोटिवेट हैं। स्मरण होता है मेमोरी। ठीक है, आपका याद कितना हो रहा है, आप कितना याद कर पा रहे हैं, जैसे कि अभी हमने प्रैक्टिस सेट कुछ करवाया हो, तो इसको आप कितना स्मरण कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग कितना स्मरण करके याद रख पाएंगे, ये आप लोग को डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनोपरीक्षण, मापन और गणित का प्रयोग किया जाता है। साइकोमेट्रिक्स कहते हैं, बाल मनोविज्ञान का, शरीर क्रिया मनोविज्ञान कहते हैं, परामर्श मनोविज्ञान कहते हैं।
तो मनोवैज्ञानिक मतलब होता है साइकोलॉजी की वह ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत हम मनोपरीक्षण में मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं और गणितियों का प्रयोग भी किया जाता है, उसको हम बोलते हैं साइकोमेट्रिक्स। क्या बोलते हैं? उसके बोलते हैं उसको साइकोमेट्रिक्स बोलते हैं, साइकोमेट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, साइकोमेट्रिक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि मनोविज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत मनोपरीक्षण किया जाता है, अभी हम बात किए ना, ठीक है, साइकोमेट्रिक्स करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, डोंट वेरी, 1-2 क्वेश्चन हमने देखा, बट लगातार जो है इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचेंगे। उम्मीद करता हूं कि लगातार प्रैक्टिस करते रहें, इसी प्रकार से एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे, जैसे आपका तैयारी जो होता है बढ़िया रहेगा और एग्जाम में एक बेटर नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपका साइकोलॉजी है और यदि आप जनरल पेपर में आपका कमजोरी है तो आप जरूर साइंस या जीके का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, उसमें जाके वॉच करके देख सकते हैं, जिससे आप इम्प्रूव कर पाएंगे, अच्छे से अच्छे नंबर ले पाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद यहाँ पर, थैंक यू सभी को।